हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में पढ़ने। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम। ये लीगल सिस्टम का अलग अलग जो ब्रांचेज हैं इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। द एबव केस ऑफ द डाउरी डेथ फॉल्स विद इन व्हाट इज़ कंसिडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड इज़ अ वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। ठीक है, जो भी ये हम लोग कल एग्जाम्पल पढ़े थे, सुधा और उसके हस्बैंड और उसके मदर इन लॉ के बारे में, जिस तरीके से लोअर कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया जा रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब ये पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि पता है कि जो डॉरी डेथ होता है, आमतौर पे जो ये दहेज प्रथा का कानून होता है, कहीं ना कहीं हमारी एक सामाजिक बुराई और सामाजिक क्राइम इसको कहा जा सकता है, और इसको क्रिमिनल लॉ के अंडर इसको ट्रीट किया जाता है। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम आल्सो डील्स विथ सिविल लॉ केसेस। और क्रिमिनल लॉ के अलावा जो हमारा सिस्टम है ये सिविल भी केस कहीं ना कहीं देख रेख करता है। यू रेड इन चैप्टर 4 of how a new civil law was passed in 2006 to protect women against domestic violence। 2006 में एक कानून पास किया गया था जिसमें कि पता चला था कि किस तरीके से वुमेन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जो सामाजिक हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, किस तरीके से उनको सेव करना होगा, प्रोटेक्ट करना होता है। इसके साथ ये कानून बनाया गया था, इसके लिए कानून बनाया गया। Look at the following table to understand some of the significant differences between criminal and civil law। ठीक है, क्रिमिनल और सिविल लॉ के बारे में यहाँ डिफरेंस दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है क्रिमिनल लॉ और इसके बाद सिविल लॉ दिया गया। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, डील्स विथ कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, हरासिंग अ वुमेन टू ब्रिंग मोर डॉरी, मर्डर। क्रिमिनल लॉ के अंडर क्या क्या आता है, जैसे किसी की चोरी होती है, चोरी का घटना होता है, या हरासिंग का होता है, उत्पीड़न का होता है, और वुमेन टू ब्रिंग मोर डॉरी, मर्डर। और जैसा कि डॉरी के लिए अगर किसी को पनिशमेंट दिया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उसके साथ बदसलूकी किया जा रहा है, दहेज के लिए अगर कोई मार रहा है, उसको मर्डर कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आती हैं। सेकेंड पॉइंट इसका है, इट यूजुअली बिगिनस विथ द लॉजिंग ऑफ एन FIR, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, विथ द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट। और इसको सबसे पहले कौन इन्वेस्टिगेट करता है, पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इसके बाद एक केस जो होता है कोर्ट में फाइल किया जाता है। इसका ये सिस्टम है, इस तरीके से इसको फ्रेम किया गया है। थर्ड पॉइंट ये दिया जा रहा है, इफ फाउंड गिल्टी द एक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड आल्सो फाइंड। अगर अपराध सिद्ध हो जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया जो भी एक्ट है, तो फिर क्या किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं जेल सेंटेंस कर दिया जाता है, और इसके अलावा फाइन भी उस पर इम्पोज किया जाता है। अब सिविल लॉ देखेंगे। सिविल लॉ डील्स विथ एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जांपल disputes relating to sale of land, purchase of goods, rent matters, divorce cases। ये सिविल में आते हैं। क्या इसमें आता है, अगर किसी व्यक्ति के बीच डिस्प्यूट होता हो, विवाद होता हो, ठीक है, या किसी भी तरीके का कोई अगर लैंड परचेजिंग इश्यू हो, या किसी सामान को खरीदने के क्रम में कोई विवाद डिस्प्यूट होता है, या रेंट मैटर्स होता है, या डाइवोर्स होता है। डाइवोर्स केसेस का मतलब तलाक की जो भी केसेस होता है, इन सारे चीज़ों को सिविल लॉ के अंतर्गत डील किया जाता है। अ पिटिशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। इन अ रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस। ठीक है, एक पिटिशन जो होता है उसको फाइल करना पड़ता है, कहाँ पे, उसी कोर्ट के रिलेवेंट जिसके अंतर्गत वो आता है, एक पार्टी के द्वारा या दोनों पार्टी के द्वारा। इन अ रेंट मैटर आइदर लैंडलॉर्ड, या तो ज़मीन का मालिक, या जो उसको वो उस ज़मीन पे हर साल खेती कर रहा है, टेनेंट है, मजदूर है, लेबर है, वो भी फाइल कर सकता है। The court gives the specific relief asked for।
For instance, a case between a landlord and a tenant, the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid. ठीक है, जैसे अगर किसी का जो ज़मीन का मालिक होता है और वो ज़मीन अगर किसी को दे दिया है पट्टे पे, सौदे पे, अगर खेती करने के लिए, तो वो दोनों के बीच जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच जो भी डिस्प्यूट होता है, मैटर होता है, इसको अगर अपने हियरिंग के दौरान अपने समझ के अनुसार जो कोर्ट होता है वो या तो अगर जिस तरीके से वो लैंड को लेकर के और उसको अगर कुछ पैसा नहीं दिया जा रहा है, ऐसे ही बस उसके बीच में खेती किया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाता है उसको फॉलो करना होता है। अब नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं, डज एवरी वन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? क्या जितने भी लोग हैं सारे लोग कोर्ट पहुंच पाते हैं? सारे लोगों को इतनी समझदारी है, इतनी जानकारी है कि जो भी मैटर होता है, जो भी इश्यू होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, उसके खिलाफ उसको ले करके कोर्ट में जा करके अपने दलील प्रस्तुत कर सकते हैं, पिटीशन रख सकते हैं? क्या इस तरीके से वाकई हमारे देश में ये एक्सेस है सारे लोगों के लिए? इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री। एक ऐसा सिद्धांत बनाया गया है, ऐसा नियम बनाया गया है कि हमारे देश के जितने भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वे आसानी से इस कोर्ट में जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, सुना सकते हैं, किसी भी विवाद को निपटा सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। ठीक है, और ये इसीलिए किया गया है क्योंकि हर एक सिटीजन को अपना न्याय का अधिकार होता है। ठीक है, न्याय के अधिकार को अपने लिए वहाँ पे जा कर के कोर्ट में दलील रख सकते हैं, वहाँ पे डील कर सकते हैं। एज यू रेड अर्लियर, जैसा कि आपको पहले पढ़ाया गया था, द कोर्ट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो भी फंडामेंटल राइट्स हमारा होता है, मौलिक अधिकार होता है, उसको रक्षा करने में हमारे जो कोर्ट का दायित्व होता है ना, सबसे बड़ा होता है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करने में। इफ एनी सिटीजन बिलीव्स दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों की हनन हो रही है, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा, या पुलिस के द्वारा, या किसी भी ऑफिस के द्वारा, या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो नो डाउट वो जा करके कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। वाइल द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, ये जो है उपलब्ध रहता है सारे लोगों के लिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी कास्ट, क्रीड, जात से आता हो, ये नो डाउट सबसे जा करके अप्रोच कर सकता है। सारे लोग वहाँ जा करके अपनी समस्याओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट। In reality, access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. इसके बावजूद भी जो हमारे देश में बहुत सारे लोग होते हैं, क्या गरीबी रेखा से नीचे हैं या गरीबी ज़िंदगी जी रहे हैं, वे सब जानकर भी, मतलब नॉलेज का अभाव भी होता है, जानकारी है भी, तो वे वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। कुछ न कुछ उनके अंदर इस तरीके से वो डाउट रहता है कि हम जाएंगे, हमको किस तरीके से वहाँ फेस करना होगा, या हमको ही चार्जशीट लगा करके हम ही को वो दोषी ठहरा दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख करके जिसकी वजह से वे नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत जाने में डरते हैं। ये सारी चीज़ें अभी है हमारे देश में। लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। वे पता है कि लीगल प्रोसीजर जो होता है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और पैसा भी इसमें ज़्यादा लगता है और पेपर वर्क भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसके वजह से फर्स्ट तो वे सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और सेकेंडरी उनके पास पैसा भी नहीं होता है, और थर्ड उनको जानकारी भी नहीं होता है, इसीलिए वे सब वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, फेस करते हैं। इसीलिए समाज के लोगों के द्वारा भी उनको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा लेकर के वे इंटिमिडेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं पुअर पीपल को। फॉर अ पुअर पर्सन हु कैनॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन अ डेली वेज, द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट। ठीक है, वे लोग जैसा बताया कि वे सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पैसा भी नहीं होता है, तो आमतौर पे ये
कहने को होता है कि सारे लोग जा कर के कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, एक्सेस है, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो ये होता नहीं है, क्योंकि समय और परिस्थितियाँ ऐसा है कि सारे लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। हाँ, जिसके पास पैसा होता है, धनबल होता है, जनबल होता है, जानकारी होती है, वे इजीली जा कर के वहाँ पहुँच पाते हैं, वो अपने कामों को कर पाते हैं, बट सारे लोगों के पास ऐसा नहीं होता है। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से फिगर दिया गया है। इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s devised a mechanism of public interest litigation और PIL टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, इसी के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में एक PIL बनाया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या होता है, इसके बन जाने से ये है कि चाहे कहीं भी कोई समस्या हो, कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति जानकार है वो उस मुद्दे को उठा सकता है, वहाँ पे जा कर के क्रिएट कर सकता है कोर्ट में। अगर मान लीजिए कहीं भी बहुत सारे पुअर पीपल हैं, वे फेस कर रहे हैं, वहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर कोई जानकार व्यक्ति है, कोई पैसा वाला है, या मान के चलिए कि एडवोकेट ही है, वो अपने से उसको इतना अधिकार दिया गया है कि वो स्वयं जा कर के और कोर्ट में एक PIL फाइल कर सकता है और वहाँ से समस्याओं का निस्तारण किया जा सकता है। इस तरीके से प्रावधान बनाया गया है हमारे कोर्ट में। इसको आसानी से कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है और किया भी जाता है अच्छे तरीके से। हर एक मुद्दे पे, हर एक कॉर्नर पे इसको इस्तेमाल किया भी जाता है। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वे आर बीइंग वायलेटेड। ठीक है, जिसके भी अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके लिए कोई भी व्यक्ति PIL दाखिल कर सकता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट पे, और नो डाउट उस पर डिसीजन होता है, जजमेंट होता है। अगर वे जाएं चाहे ना जाएं, अगर कोई व्यक्ति PIL फाइल कर देता है तो उस पर सुनवाई होती है, 100% होती है और उसमें जजमेंट होता है, नो डाउट। The legal process was greatly simplified and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL। देखिए इतना ज़्यादा इसको आसान तरीके से बना दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति रिटेल लेटर भी वहाँ जा कर के दे देता है तो उस पर भी उतना PIL के जितना अधिकार है उस पर उतना उस पर शेयरिंग किया जाता है। ठीक है, उसको अवॉइड नहीं किया जाता है, उसको सीरियस लिया जाता है। In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues, such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete। शुरू के दिनों में इस तरीके से PIL का यूज़ किया जाता रहा है, क्योंकि लेबरर्स का जो भी, जैसे कि लेबर का हमारे संविधान में मेंशन है कि 8 घंटे काम करेंगे और एटलीस्ट इतना पैसा मिलेगा, लेकिन होता क्या था कि उनसे 12 घंटा 14 घंटा तक काम करवाया जाता था और उसके एवज में पैसा भी कम दिया जाता था। इसके विरुद्ध भी PIL फाइल किया जा रहा था। और सेकेंडरी कितने सारे ऐसे प्रिजनर्स थे, ऐसे मतलब कैदी थे जो जेल में बंद तो थे, बट उनका जो टर्म होता है ना, कि जैसे कि किसी व्यक्ति को 5 साल का सज़ा दिया है, 10 साल का दिया है या 2 साल का दिया है, पूरा सज़ा कंप्लीट कर लेने के बाद भी उनको बाहर नहीं किया जाता था, तो इसके विरुद्ध भी PIL फाइल किया जाता था। इस पे मैक्सिमम इन सारी चीज़ों पे PIL फाइल किया जाता था और उसके ऊपर सुनवाई किया जाता था पहले दिनों में। Did you know that the midday meal that children now receive in our government and government aided schools is because of a PIL? आप लोगों को पता है मिड डे मील योजना जो है ना, जो लागू हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं PIL का ही एक वो है, नतीजा है। See the photos on the right and read the text below to understand how this came about। देखिए ये मिड डे मील योजना का यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इस तरीके से फ़ोटो में दिखाया जा रहा है। ये स्कूल में बच्चे लोग को दिया जाता है, जो बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, जैसे मैट्रिक तक के बच्चों को, उनको वहीं पे लंच के टाइम में खाना उपलब्ध कराया जाता है और सरकार के द्वारा उनको खाना दिया जाता है। देखिए इस तरीके से फोटो 1, ये है ड्रॉट इन राजस्थान एंड ओडिशा मीन दैट मिलियंस फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। ये ऊपर वाला जो पिक्चर है ना, ये क्या आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये है ड्रॉट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अकाल पड़ गया है, अनाज नहीं हुआ है, किस तरीके से फार्मर्स लोग को वहाँ फेस करना पड़ा है मैक्सिमम। इसके बाद सेकंड इमेज में आप देख सकते हैं
द गवर्नमेंट गोडाउन्स वेयर फुल ऑफ ग्रेन, ऑफन दिस वाज बीइंग ईटेन अवे बाय रेट्स। और दूसरे पिक्चर में देखेंगे कि यहाँ पे गोडाउन ये भरा हुआ है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है। इसको वहाँ जहाँ रखा गया है चूहे लोग बर्बाद कर रहे हैं, खा रहे हैं इसको इस तरीके से। क्या ये भी तो एक्सप्लॉयटेशन ही है अनाज का। ये है थर्ड में है। थर्ड में, इन दिस सिचुएशन ऑफ हंगर एंड प्लेंटी एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द पीपल्स यूनियन सिविल पार्टीज filed a PIL in the Supreme Court. It stated that the fundamental right of the life guaranteed, ये दिया गया है यहाँ पे, देखिए PIL फाइल किया गया है, इसके विरुद्ध यहाँ पे सुनवाई चल रहा है। और ये फोर्थ फोटो जो है ये मिड डे मील स्कीम का है, जो PIL के द्वारा है इसको लागू किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है और अच्छे से काम भी कर रहा है हमारे देश में। लगभग ये हर एक विद्यालय में, हर एक राज्य में इसको फॉलो अप किया जाता है। For the common person, access to courts in is access to justice। ठीक है, जो भी हमारे देश में कॉमन लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, अगर उनको कोर्ट में पहुंच होता है तो क्या है, एक्सेस टू जस्टिस है, उनको न्याय मिलता है। अगर कोर्ट में नहीं जाएंगे तो कैसे किसी को न्याय मिलता है। द कोर्ट्स exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens, and as you saw in the above case, the courts interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life to include the right to food। ठीक है, अपने अधिकारों को हनन होता है तो व्यक्ति कहाँ जाता है, वो कोर्ट में जाता है, वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है, यही इंटरप्रेट करता है। ठीक है, आर्टिकल 21 में इसको दिया गया है, राइट टू वोट, खाने का भी हमको अधिकार है। इस तरीके से सरकार के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हर एक व्यक्ति को अच्छे से खाना मिले, कोई व्यक्ति बिना खाए ना सो पाए। इस तरीके से हमारे संविधान में ये सारी चीज़ें का प्रावधान किया गया है। They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all including the mid-day meal scheme। ठीक है, और ये अधिकार बताया गया है कि संविधान में इस तरीके से हर एक व्यक्ति को दिया गया है कि उसको प्रॉपर वे में खाना मिलना चाहिए, और मिड डे मील स्कीम को भी लागू किया गया है इसी के तहत। यहाँ पे आप देखिए, however there are also court judgments that people believe work against the best interest of the common people। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविस्ट who work on issues concerning the right to shelter and housing of the poor believe that the recent judgments on evictions are a far cry from earlier judgments। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टिविस्ट भी काम करते हैं, अपने PIL फाइल करते हैं, हर एक मुद्दे पे जा करके वहाँ से जजमेंट मिलता है। While recent judgments tend to view the slum dweller as an encroacher in the city, earlier judgments had tried to protect the livelihoods of slum dwellers। कुछ लोग क्या है कि देखे होंगे कि अगर कहीं भी सड़क के किनारे कुछ कॉटेज लगा करके रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, तो उसके खिलाफ भी PIL दायर किया जाता है और उसके खिलाफ भी वो डिसीजन आता है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ऑन द अदर हैंड कि उसके प्रोटेक्शन के लिए, उनके सेविंग के लिए भी करते हैं कि ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, इनके लिए कोई अगर पुनर्वास का कहीं व्यवस्था नहीं होगा तो फिर ये कैसे अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करेंगे, किस तरीके से रहेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि इनके पास पैसा भी नहीं है, धन भी नहीं है और घर भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, तो ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सकारात्मक तरीके से सुनवाई किया जाता है और गवर्नमेंट को इस तरीके से इंस्ट्रक्ट किया जाता है, आदेश दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि आप इनकी पुनर्वासन के लिए भी व्यवस्था करिए, कहीं ना कहीं आप ऑर्गेनाइज करिए भाई, क्योंकि ऐसे तो ये इंक्रोचमेंट भी अच्छा नहीं होता है ना। ये भी प्रॉब्लम होता है, किसी को आने जाने में समस्या होता है, और ये भी एक बुराई का जड़ होता है कि इस तरीके से लोगों का जीवन यापन, लाइफ स्टाइल इतना हैंड टू माउथ कैसे रह पा रहा है, किस तरीके से लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, इस तरीके से भी किया जाता है। Another issue that affects the common person's access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में इतना ज़्यादा कोर्ट केसेस में बर्डन होता है ना कि प्रॉपरली सुनवाई, हियरिंग नहीं हो पा रहा है। इतना बड़ा देश है
और सुप्रीम कोर्ट एक ही है, हाई कोर्ट 25 हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मतलब ये विवाद बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिसकी वजह से बर्डन होता हुआ चला जा रहा है और समय पे उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, समय पे जजमेंट नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए एक कहा भी गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में देरी करते हैं तो न्याय से कहीं ना कहीं आप किसी को विमुख करते हैं, न्याय से दूर रखते हैं, मतलब ये भी एक अन्याय का ही सिंबल होता है, अन्याय का ही वो कहा जाता है। द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यहाँ पे देखिए दिया गया है जो मैंने बोला, इज ऑफन यूज टू कैरेक्टराइज दिस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दैट कोर्ट्स टेक। कोर्ट्स सुनवाई अगर करता है बाय द वे, तो एक डेटा अगर इस महीने में मिला तो फिर दूसरा डेट कब मिलेगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2 साल, 4 साल, 5 साल, इवन इतना डिले भी हो जाता है। समझ लीजिए जैसा लेवल ऑफ केस होता है उसके अकॉर्डिंग टाइम दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे केस पड़े हुए होते हैं। समझ लीजिए अब ये दिया गया है नंबर ऑफ जजेज इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में कितना होता है 31, ये पुराने वाली बुक का है, ठीक है। अब नंबर कितना हो गया है 34 हो गया है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या। पहले क्या होता था 31 होता था, मतलब जो चीफ जस्टिस 1 और एडिशनल जजेज जो होते थे 30 होते थे, और अब क्या हो गया लगभग 33 जज होते हैं ऐसे, और एक चीफ जस्टिस, दोनों को मिला करके 31 हो गया है, ठीक है। अब का हो गया है हाई कोर्ट्स का ये सब स्ट्रेंथ दिया गया है, लेकिन ये सब पुराना डाटा है, नए वाले डाटे में अब इसको बढ़ा दिया गया है। नए वाले डाटे में आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से सैंक्शन किया गया है, ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India। ठीक है, डेमोक्रेटिक इंडिया में इसका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहा है, रहता है, सारे लोग देखते भी हैं, ठीक है। Serving as a check on the powers of the executive and legislature as well as in protecting the fundamental rights of the citizens, ठीक है। और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम करता है, ये जो भी कानून को फ्रेम किया जा रहा है ये सही है कि नहीं सही है, उसको अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और फंडामेंटल जो राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, इसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी समाज के द्वारा, किसी ग्रुप के द्वारा, इसके ऊपर भी ये कड़ी नज़र रखता है। द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली हैड quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy, ठीक है। तो ये जो होता है ना, the members of the constitutional assembly had quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary। जब भी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, फ्रेम किया गया था, वो उसका जो प्रेसिडेंट थे कौन थे उस समय भीमराव अंबेडकर जी थे, कानून मंत्री भी थे हमारे देश के। तो ये लोगों के द्वारा जो बनाया गया था बहुत सोच समझ करके बनाया गया था, और इस तरीके से जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट वर्क की वो दिया गया था, अधिकार दिया गया था, ताकि अपने डेमोक्रेसी को अच्छे से और स्मूथली तरीके से कैरी किया जा सके, मेंटेन किया सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री का यही सबसे बड़ा दायित्व होता है कि जुडिशरी अपने रोल को अच्छे से प्ले करे, और जो एग्जीक्यूटिव है और जो वो लेजिस्लेचर है उन सब के ऊपर भी कहीं ना कहीं अपना वॉचमैन के तरीके से काम करें। तो ये सारी चीज़ें थी। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब इसमें एक देख लिया जा रहा है जो साइड में दिया गया है, ये फोटो दिया गया है, ये क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जा रहा है इस तरीके से। द अबव फोटो शोज द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द 43 मुस्लिम्स ऑफ हसीमपुरा मेरठ किल्ड ऑन 22 में 1987। ये देखिए मेरठ की एक ही मतलब फैमिली के लगभग 43 मेंबर्स को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। दिस फैमिलीज फॉट फॉर जस्टिस फॉर ओवर 31 ईयर्स। और ये लोगों ने लगभग 31 साल तक लड़ा, जो भी इनके अपने रहे होंगे फैमिली मेंबर वे लड़े थे। Due to long delay in the commencement of the trial, the Supreme Court in September 2002 transferred the case from the state of Uttar Pradesh to Delhi। और इतना ज़्यादा ये लंबा कानूनी पचना की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको यहाँ ट्रायल वो कर दिया सुप्रीम कोर्ट में 2002
उत्तर प्रदेश टू दिल्ली, ठीक है, उत्तर प्रदेश से उसको दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया। 19 प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टिट्यूशन PSC मेन फेस्ड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर एलिग्ड मर्डर एंड अदर ऑफेंसेस। और जो PSC जवान होते हैं ना उत्तर प्रदेश के, इनको ये सब क्या ठहरा है, दोषी ठहराया गया इस ऑफेंस में, क्राइम में। बाय 2007 ओनली 3 प्रोसिक्यूशन विटनेसेज हैड बीन एग्जामिन्ड, ठीक है। और 2007 में 3 ही जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे, गवाही थे, हैड बीन एग्जामिन्ड, उनको एग्जामिन किया गया था। फाइनली द दिल्ली हाई कोर्ट कन्विक्टेड द एक्यूज्ड पर्सन ऑन 31 अक्टूबर 2080, ठीक है। और इस तरीके से ये किया गया था, ये लोग को कन्विक्ट यहाँ पे साबित किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कैरी ऑन, थैंक्स।